गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीपमाला पटेल आपको कक्षा 12 की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बायोलॉजी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वंशागति के आणविक आधार क्या हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जो वंशागति में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो बच्चों, वो क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो आनुवंशिक पदार्थ है वो हमारी वंशागति में बहुत अहम रोल निभाता है। आइए इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे अब। बच्चों, वंशागति क्या है? तो देखिए, इस चैप्टर को जानने से पहले हमें जानना होगा कि आनुवंशिकता क्या होती है या वंशागति क्या होती है। वंशागति आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। किसे कहते हैं? जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका एक पीढ़ी से और अगली पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, या हम इसको वंशागति भी कहते हैं। अब आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं या प्रसारित होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे कि कोई ऐसे स्पेसिफिक लक्षण हैं जो हमारे माता पिता को हमारे दादा परदादाओं से मिले हों, या फिर हमारे परदादाओं के जो लक्षण हैं वो हमारे माता या पिता में आए हों और उनसे वो लक्षण हमें प्राप्त हुए हैं और हमसे वो हमारी संतानों को प्राप्त हुए हैं। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, या हम इनको विशेषक भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं हेरिडिटी या जेनेटिक कैरेक्टर्स। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, हम जानेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं। भाई, अब जाहिर सी बात है, जब ये आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा होगा जो इसको यहाँ से वहां लेकर जा रहा है। भाई देखिए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा बच्चा है, वो अगर हमने उसको यहाँ लिटाया हुआ है, अभी वो बिल्कुल नवजात शिशु है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ से किसी दूसरे के घर पहुंच गया, ठीक है, या वो यहाँ अभी मेरी गोद से किसी दूसरे की गोद में चला गया, तो ऐसा तो है नहीं वो खुद चला गया ऐसे पैरों से चलकर, क्योंकि वो क्या है? नवजात शिशु है, चलना उसको आता नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा माध्यम जरूर होगा जिसके थ्रू वो इस गोद से उस गोद तक या फिर इस घर से दूसरे घर तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज का कोई ना कोई माध्यम जरूर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात आपसे कहूं तो उसका कोई ना कोई माध्यम जरूर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो लक्षण हैं, जब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जा रही है। अब वो जो चीज है, वो जो पदार्थ है जो यहाँ से वहां तक लेकर जा रहा है, मतलब एक पीढ़ी से लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक लेकर जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक, सॉरी, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि जो पदार्थ लेकर जाएगा उसको हम आनुवंशिक पदार्थ ही कहेंगे, है ना। देखिए,
कोशिकाओं के विविध प्रकार के घटक पदार्थों में एक ऐसा पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनकों से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में ले जाने अर्थात वंशागति के रासायनिक आधार, जिसका मतलब क्या है, आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि कोशिकाओं में कुछ ऐसा घटक होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षण की संकेत सूचनाएं होती हैं, अर्थात कोडेड इंफॉर्मेशन। आप सभी को पता है कि गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में आपके क्या पाए जाते हैं, डीएनए, ठीक है। और उन डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, हमारे आनुवंशिक लक्षणों की जो सूचना होती है वो निहित होती है। जैसे कि आपने देखा है कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, हम उसको जैसे इंग्लिश में हम कमांड देते हैं, लेकिन वो क्या करता है, उसको अपनी जो मशीनी लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट कर लेता है वो, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनकी भी सूचना क्या होती है, कोडेड, जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कोडेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो उन जीनों पर निहित होती है। तो ये जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है इसको एक जनक से, मतलब जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में ले जाने की जो प्रवृत्ति, जो पदार्थ है जो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। कहने का तात्पर्य, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए जो पदार्थ कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण या हेरेडिटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसके बाद में हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे थोड़ी सी कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे शरीर की जो सबसे बेसिक इकाई है वो क्या है, कोशिका, और उस कोशिका की सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, जिन्होंने एक लकड़ी का जो कॉर्क का टुकड़ा था उसके अंदर इसको देखा था। इसके बाद में जब सेल मिली तो सेल के ही अंदर एक पाया जाता है केंद्रक, जिसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और किन सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसके बाद में जब केंद्रक का पता चल गया तो केंद्रक की और ज्यादा गहनता से उसकी स्टडी की गई। फिर उसके बाद में जो नायगेली आए, उन्होंने पादप कोशिका में केंद्रक के द्विविभाजन और इसमें उपस्थित दंडवत रचनाएं देखी। द्विविभाजन उनका देखा, जो केंद्रक था उनका वो दो भागों में विभाजित हो रहा था, और उसके बाद में जब देखा वो विभाजित हो रहा था और उसमें क्या थी, कुछ दंडियों के समान, दंड के समान कुछ रचनाएं उनको नजर आई, जिन्हें बाद में वॉल्डेयर ने 1888 में उनको क्या नाम दिया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था दो शब्दों से मिलकर बना है, और क्रोम प्लस सोमा। क्रोम का मतलब क्या था, रंगीन संरचनाएं या कलर्ड, और सोम का मतलब बॉडी, ऐसी बॉडी जो रंगीन थी। तो वॉल्डेयर ने इनको क्या नाम दिया 1888 में, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर आपको पता है क्या मिला था, क्या मिला था, क्रोमोसोम के अंदर आपको मिलते हैं डीएनए। चलिए अभी आगे और हैं। विर्चो ने फिर क्या बताया कि नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से संभव है। अर्थात इनके कहने का मतलब क्या था कि जो, क्योंकि केंद्रकों का क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था, तो उस एक केंद्रक से दो केंद्रक बन रहे थे। आपने यहाँ पढ़ा ना कि केंद्रक के द्विविभाजन के, अर्थात जो दूसरा केंद्रक बन रहा था वो इसी केंद्रक से बन रहा था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने फिर जब ये रुडोल्फ विर्चो आपके साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या बताया, नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही संभव है। फिर फ्रेडरिक माइस्चर आए, इनको देखिए यहाँ पे माइखर लिखा हुआ है, लेकिन ये जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम हिंदी में कुछ और लिखते हैं और इंग्लिश में कुछ और लिखते हैं। जैसे आपने अरस्तु का भी नाम सुना होगा, अरस्तु को हम हिंदी में अरस्तु लिखते हैं लेकिन उसको इंग्लिश में हम एरिस्टोटल लिखते हैं। तो इसलिए आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको फ्रेडरिक माइस्चर भी लिख सकते हैं, और ये फ्रेडरिक माइस्चर तो इंग्लिश में लिखा ही हुआ है। तो जब फ्रेडरिक माइखर आए और इन्होंने 1869 में मरी हुई सेल्स में
जो पस मरी हुई सेल्स क्या होती है, जो डेड सेल्स होती हैं वो क्या थी, पस की कोशिकाएं। जो मवाद आप देखते हैं वो पस कोशिकाएं होती हैं, और उन पस कोशिकाओं में WBCs को देखा, ठीक है। और उसके उसमें से जो WBC थी उसके केंद्रक का पदार्थ निकाला। उन्होंने देखा कि इसमें जो सल्फर की मात्रा थी वो क्या थी, वो तो कम थी, ठीक है। सल्फर की मात्रा क्या थी, कम थी, और फास्फोरस की मात्रा क्या थी, अधिक थी। लेकिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में सल्फर तो होता है लेकिन फास्फोरस नहीं होता है, ठीक है। माइखर ने प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य एक और पदार्थ निकाला, जो क्या था, न्यूक्लिक अम्ल था, जो कि कैसा था, जिसमें फास्फोरस उपस्थित था। इस पदार्थ को अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया, ठीक है। जबकि जो माइस्चर थे उन्होंने इसको क्या कहा था, न्यूक्लिन कहा था। तो न्यूक्लिक अम्ल जो नाम दिया वो किसने दिया, अल्टमान ने दिया। तो ये इसकी कंप्लीट हिस्ट्री थी कि किस तरीके से न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक अम्ल क्या थे इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो न्यूक्लिक अम्ल हैं, तो उसके बाद में 1893 में कोसेल ने पता लगाया कि न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन के समक्षार पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल आपके दो थे, कौन कौन से, DNA और RNA, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाने के लिए, ठीक है। अब जो कोसेल थे इन्होंने क्या बताया कि नाइट्रोजन समक्षार पाए जाते हैं, अर्थात दो तरह के नाइट्रोजनी बेसिस पाए जाते हैं, कौन कौन से, प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होते हैं वो कैसे थे, प्यूरिन के दोनों समक्षार कौन से थे, एडेनिन और ग्वानिन। जबकि दूसरा जो था उसके दोनों समक्षार क्या थे, साइटोसिन और थायमिन। जो आपके एडेनिन और ग्वानिन थे ये दोनों कैसे होते हैं, डबल रिंग्ड होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, डबल रिंग्ड होते हैं। जबकि आपके प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, रिंग्ड होते हैं, ठीक है। सिंगल रिंग, अर्थात जो इनकी रासायनिक संरचना होती है वो कैसे, सिंगल रिंग वाली, ठीक है। अर्थात ये दो रिंग, ये जो आपके प्यूरिन है ये कैसे हैं, दो रिंग वाले नाइट्रोजन में यौगिक हैं, ठीक है। और इनको, एडेनिन को हम A से, जबकि ग्वानिन को हम G से डिनोट करते हैं। ऐसे ही पिरिमिडिन में जो साइटोसिन और थायमिन है ये क्या है, ये एक रिंग वाले नाइट्रोजन में यौगिक हैं, और इनको हम, साइटोसिन को कैपिटल C से, जबकि थायमिन को हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। ये पाए जाते जो जीनस बेसिस जो हैं, नाइट्रोजनी क्षारक हैं, ये DNA में पाए जाते हैं। जबकि अगर हम RNA देखें, RNA में हमेशा जो थायमिन है, ठीक है, पिरिमिडिन का जो समक्षार है थायमिन, इसकी जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो यीस्ट सेल में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, जो कि पिरिमिडिन का समक्षार था। लेविन ने 1909 में ईस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर का पता लगाया, जो कि क्या थी, पेंटोज शुगर की उपस्थिति का पता लगाया था। और 20 वर्ष बाद उन्होंने ही फिर से जब रिसर्च की तो न्यूक्लिक एसिड में उपस्थित जो शुगर थी वो उन्होंने क्या देखा कि वो शुगर राइबोज शुगर से भिन्न थी। अतः उन्होंने फिर इसको क्या नाम दिया, जो दूसरी नई, जब 20 साल बाद उन्होंने दोबारा से प्रयोग किया और फिर तब जब देखा कि वो जो पहले शुगर थी और अब वाली शुगर में कुछ डिफरेंस है, तो उन्होंने इस नई शुगर को नाम दिया डीऑक्सी राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब इसके बाद में हम आते हैं जो न्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको बताया जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो आपके दो होते हैं, एक तो होता है आपका DNA, दूसरा होता है आपका RNA, ठीक है। तो इस जो DNA की सबसे पहले जो खोज की थी वो की थी विल्किंस और फ्रैंकलिन ने सन 1952 में, ठीक है। 1952 में इनकी खोज की थी। किस विधि द्वारा, एक्स किरणें विवर्तन तकनीकी द्वारा विल्किंस और फ्रैंकलिन ने सन
1952 में इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा वाटसन और क्रिक ने भी इनका डबल हेलिक्स मॉडल देखा था। आगे अब मैंने आपको दो न्यूक्लिक अम्ल बताए, पहला डीएनए, दूसरा आरएनए। तो सबसे पहले हम डीएनए की स्टडी करेंगे कि डीएनए क्या है। डीएनए आपका क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए है क्या? तो देखिए बच्चों, डीएनए क्या है? एक अच्छा अणुभार वाला वृहद अणु है, मतलब ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए, और ये एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करता है। तो हम सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ, ये दो प्रकार के होते हैं। हम इसकी संरचना जानेंगे। देखिए, जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। इनमें डीएनए के अणु सबसे बड़े जैविक अणु या बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, या मैक्रो बायोमोलिक्यूल होते हैं। इनका अणुभार 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 9 तक होता है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में सबसे लंबा जो डीएनए होता है वो 85 मिलीमीटर या 85,000 माइक्रोन मीटर या 8.5 इंटू 10 टू द पावर 8 एंगस्ट्रॉम होता है। और कोशिका में उपस्थित सभी जो 46 डीएनए होते हैं, डीएनए अणु की कुल लंबाई जो होती है वो 2 मीटर की होती है। आकृति के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका वृत्ताकार होता है और दूसरा कैसा होता है? लाइनियर होता है। जो डीएनए कैसे होते हैं? दो प्रकार के, एक वृत्ताकार, दूसरे लाइनियर। तो जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, नीली हरी शैवाल, है ना, उसमें जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? सर्कुलर पाया जाता है, वृत्ताकार पाया जाता है। लेकिन जब वो सर्कुलर होगा तो उसका कोई भी छोर क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे आपने एक गोला देखा है, सर्कल देखा है, सर्कल होता है, छोर क्या होता है? खुला हुआ नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो डीएनए होता है वृत्ताकार, उसका भी कोई भी छोर स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड से बाहर भी कोशिका द्रव्य में एक या अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, जीवाणुओं में जो पाया जाएगा डीएनए, वृत्ताकार डीएनए, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, 1 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मिड क्या है। ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं कि प्लाज्मिड क्या है? ये प्लाज्मिड है कि डीएनए में उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में न्यूक्लियोटाइड से बाहर कोशिका द्रव्य में एक या अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। अब यूकेरियोटिक सेल में जो होती हैं, जो सुकेंद्रकीय सेल होती हैं, उनमें सर्कुलर और लाइनियर दोनों प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। लाइनियर डीएनए अर्थात जो रेखीय डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में डिप्लॉयड होता है, अर्थात द्विगुणित होता है, क्योंकि ये जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं उच्च श्रेणी की प्राणियों में या जीवों में पाए जाते हैं। इसे हम न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में पाए जाने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। इसके बाद में हम इसका रासायनिक संगठन बता चुकी हूँ कि जो हमारा डीएनए बना है, पहली चीज क्या है? वो शर्करा है। और कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा या डीऑक्सीराइबोज शुगर। कई बार पूछ लिया जाता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो बच्चों कौन सी पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, जबकि हमारी जो आरएनए होता है, आरएनए में हमारी मिलती है केवल राइबोज शुगर। तो डी से याद रखना, डी से डी वाली शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज
शुगर। डीएनए में कौन सी मिलती है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। और दूसरी चीज क्या मिलती है? फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। और तीसरी चीज क्या मिलते हैं? जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो मिलते हैं। देखिए ये इसका डायग्राम है। इसका जो इसमें क्या आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये डबल चेन से बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस अरेंज होते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अर्थात जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन के सामने क्या होगा? पिरिमिडिन जुड़ा हुआ होगा। और इसकी एक चेन जो होती है उसका एक सिरा 3' जबकि दूसरे चेन का जो ऊपर का सिरा होगा वो कैसा होता है? 5' एंड। अर्थात एक सिरा 3' और दूसरा सिरा 5' और ऐसे ही नीचे जो होता है इसका एक सिरा कैसा होता है? 5' और दूसरा सिरा 3'। अर्थात ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हमेशा जो एडेनिन और इसकी जो एक कुंडली होती है इसके बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड अरेंज रहते हैं। ये है इस तरीके से इनके बीच में क्या होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड अरेंज रहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अब हमने बताया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने कितने अरेंज हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ से लेकर जब यहाँ तक 10 न्यूक्लियोटाइड अरेंज है तो जाहिर सी बात है अगर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 है तो 10 के बीच में कितनी हो गई? 34 एंगस्ट्रॉम, है ना? 3.4 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक कुंडली के बीच की दूरी पूरी 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इनके बीच का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गई बच्चों इतनी बात? और मैंने बताया इसकी जो चेन होती है वो शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। और ये अपने अक्ष के कैसे होते हैं? हमेशा ये जो चेन होती हैं वो कैसी होती हैं? एंटी पैरेलल या प्रति समानांतर होती हैं। इसका एक सिरा मैं बता चुकी हूँ 3' से 5' की ओर, जबकि दूसरा सिरा 5' से 3' की ओर होता है। अब इसके बाद में हम आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस में। आप ये चुकी हूँ, ये 4 होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन, ये 2 रिंग वाले नाइट्रोजन में यौगिक है, एडेनिन ग्वानिन, जिसको हम एडेनिन को कैपिटल ए से जबकि ग्वानिन को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। पिरिमिडिन में हमारे 2 संक्षार हैं, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन और थायमिन कैसे हैं? सिंगल रिंग वाले होते हैं और साइटोसिन को हम कैपिटल सी से जबकि थायमिन को हम कैपिटल टी द्वारा निरूपित करते हैं। अब डीएनए में जो क्षारकों का आणविक अनुपात है वो हम जानेंगे। बच्चों जो डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं इनके जो अवयव हैं वो हमेशा ही समान मात्रा में होते हैं। एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर और साइटोसिन की मात्रा हमेशा ग्वानिन के बराबर होती है। ध्यान रखने वाली बातें हैं कि एडेनिन हमेशा जो पेयरिंग करता है वो थायमिन से करता है, क्योंकि एडेनिन की जो मात्रा होती है वो हमेशा थायमिन के बराबर होगी, जबकि जो साइटोसिन की मात्रा होगी वो हमेशा ग्वानिन के बराबर होगी। इसके बाद में विभिन्न वर्गों के जीवों के डीएनए में क्षार अनुपात A+T अर्थात एडेनिन प्लस थायमिन और G+C मतलब ग्वानिन प्लस साइटोसिन के बराबर होती है। अर्थात वो क्या होता है अलग अलग होता है, किंतु एक ही जाति के विभिन्न जीवों में ये मात्रा हमेशा सदैव कैसी निकलती है? कांस्टेंट निकलती है, नियत निकलती है। ठीक है, तो डीएनए के 4 प्रकार के क्षारकों से ही 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है और डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा? न्यूक्लियोटाइड तो आपको पता ही है क्या है, लेकिन जो पॉली का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड हो, ठीक है। तो क्योंकि वो जो न्यूक्लियो आपको मैंने ऊपर बताया जब हमने इसका डायग्राम बता रही है कैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं इनको हम। तो
क्योंकि इसमें आपने देखा था कि एक इसमें कितने सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए थे, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नाइट्रोजनस बेस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती है। जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं उनमें किससे जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। और एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा, और ग्वानिन साइट जो होता है ग्वानिन साइटोसिन से हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, है ना। और ये हमेशा सीढ़ी के समान दिखाई देते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख लीजिए। ये क्या है, आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। तो इसमें जो बीच में ये येलो वाला पोर्शन है, ये आपके शुगर को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये इसको शुगर को प्रदर्शित कर रहा है, येलो वाला पार्ट। जो रेड पार्ट है आपका इस चेन में, ये बेस है, नाइट्रोजनस बेसिस। और जो ये छोटे छोटे आपके रेड स्पॉट हैं, ये किसको, फॉस्फेट को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये जो चेन है इसमें आप देख रहे हैं, ये जो आपका पिंक है ये एडेनिन है, ब्लू वाला साइटोसिन है, जो स्काई ब्लू है वो ग्वानिन है, और येलो वाला थाइमिन है। तो ये इसके बीच में ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज है। अर्थात जो एडेनिन है, देखिए आप ध्यान दीजिए, ये एडेनिन है पिंक वाला, तो एडेनिन येलो वाले से कनेक्ट है ना। जो पेयरिंग कर रहा है वो किससे कर रहा है, येलो वाले से। अब येलो वाला क्या है, थाइमिन। हाँ, अर्थात मैंने ऊपर भी बताया आपको, जो एडेनिन है वो हमेशा किससे पेयरिंग करेगा, थाइमिन के साथ में। जबकि आप देख रहे हैं जो ब्लू वाला है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है ऊपर, ग्वानिन। ग्वानिन हमेशा जो पेयरिंग करता है वो किससे करेगा, साइटोसिन से। तो ये साइटोसिन है, तो इसने पेयरिंग करी इसके साथ, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन से होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं। इसके बाद में इसके दोनों समानांतर डंडे शर्करा व फॉस्फेट अणुओं से बने रहते हैं। इसके अणु अक्ष के चारों ओर सर्पिल रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये सब मैं आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा कुंडली का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड बच्चों क्या है, पहले न्यूक्लियोसाइड देखिए। न्यूक्लियोसाइड क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर के एक अणु में नाइट्रोजनी क्षारक के एक अणु से जुड़कर ये डीऑक्सीराइबोज बनाता है, ठीक है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। ये तो हो गए न्यूक्लियोसाइड, अर्थात इसमें शुगर और नाइट्रोजनी बेसिस जो होते हैं ये मिलकर क्या बना लेते हैं, आपके न्यूक्लियोसाइड। बस एक डिफरेंस है इसमें और इसके में, कि इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है वो नहीं जुड़ा होता है, जबकि जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके अंदर फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें इसमें जो न्यूक्लियोसाइड था इसमें क्या था, डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनी बेसिस। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर आपके नाइट्रोजनी बेसिस, शुगर और फॉस्फेट अर्थात फॉस्फोरिक अम्ल, तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, एक साथ न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ये एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, देखिए जो इसका 5वां कार्बन है, शुगर का 5वां कार्बन है, इससे जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो एस्टर बॉन्ड्स के द्वारा, जो ये जुड़ा है ये किससे, एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। और इससे ये जब फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो यही न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बच्चों किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो पूछ लेना, ठीक है। नीचे कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये वर्ड आपने कई बार सुना है कि एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट अणु तथा दूसरे के शर्करा अणु के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा परस्पर जुड़कर एक फॉस्फेट चेन बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। इसके बाद में हमारा आता है, जब हमने की सारी संरचना पढ़ी तो इसके बाद में एक 2 साइंटिस्ट आए, वाटसन और क्रिक।
उन्होंने इसी का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल को हम हिंदी में बोलते हैं कि द्विकुंडलित संरचना, है ना। तो इन्होंने 1953 में इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। तो आइए अब हम इसको पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी कभी नाम से ही पूछ लिया जाता है कि वाटसन का डबल हेलिक्स मॉडल या वाटसन का डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बताइए, है ना, या इसका वर्णन कीजिए। तो वाटसन क्रिक एंड और विल्किंस ने डीएनए अणु का कार्यकारी मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किया था इन्होंने 1962 में। इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इनकी विशेषताएं क्या थी, वैसे काफी कुछ वही हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रत्येक डीएनए में दो विमुख मतलब अपोजिट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या रिंग्स का ये बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं, दोनों जो चेन थी वो एक अक्ष के चारों ओर स्पाइरल अर्थात सर्पिलाकार क्रम में विन्यासित थी। दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर जो एक चेन थी उसका पहला सिरा ऊपर 3 एंड में और दूसरा सिरा कहाँ था, 5, जबकि दूसरी चेन का 3 के अपोजिट में क्या था, 5 और नीचे की तरफ जिधर पहली चेन का 5 सिरा था उधर वहां पे दूसरी चेन का कौन सा सिरा होगा, 3, मतलब दोनों ही कैसे थे, अपोजिट। प्रत्येक वलय में अर्थात प्रत्येक रिंग में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस अर्थात नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल का एक एक अणु होता है। एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट अणुओं द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक दूसरे से किसके, फॉस्फेट अणुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनके बीच के बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। दोनों वलयकों के न्यूक्लियोटाइड भी परस्पर जुड़े रहते हैं। जो दोनों वलय थे, रिंग थी, इनके न्यूक्लियोटाइड भी क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इसके नाइट्रोजनी क्षारक दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है इसको आप देखेंगे, जो एडेनिन है वो किससे, थायमिन से जुड़ा हुआ है और ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए, मतलब इस चेन का जो नाइट्रोजनी बेस है वो इस चेन के नाइट्रोजनी बेस से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं, एडेनिन हमेशा थायमिन से ही पेयरिंग करता है और साइटोसिन ग्वानिन से भी। जहां पर भी साइटोसिन होगा वहां ग्वानिन होगा, दूसरी तरफ जो उसके एंटी पैरेलल चेन है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेन बनती है। इसके बीच में बता चुकी हूँ 20 एंगस्ट्रॉम का व्यास या डायमीटर होता है। इसमें आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये सारे बेस पेयर्स, ठीक है। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में मैंने आपको बताया यहां से यहां तक आपने देखा कि कितने 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक वलय के बीच में जो आपके होते हैं न्यूक्लियोटाइड वो कितने होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो इस न्यूक्लियोटाइड से इस न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी है वो कितनी है, 3.4। तो यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी हो गई पूरी एक वलय में, यहां से यहां तक, ये कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम। क्यों, एक के बीच में 3.4 है तो 10 के बीच में कितनी हो जाएगी, 3.4 इंटू 10, तो पूरी कितनी के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी जैसे कि ये दिखा रखा है कि ग्वानिन ने साइटोसिन से पेयरिंग कर रखी है, थायमिन ने एडेनिन से। एडेनिन है तो इधर दूसरी तरफ कहाँ क्या होगा, थायमिन होगा। अगर इधर साइटोसिन है तो दूसरी तरफ ग्वानिन होगा। इधर एडेनिन है तो दूसरी तरफ दूसरी चेन का यहाँ पर क्या होगा, थायमिन होगा। तो ये इस तरीके से ही पेयरिंग करते हैं,
ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज और छूट गई कि इसमें दो खांचे होती हैं, एक तो मेजर ग्रूव मतलब गहरी खांच, दूसरी होती है माइनर ग्रूव, जिसको हम क्या कहते हैं, छिछली या कम खांच, कम गहरी खांच है ना, जो गहरी, ये गहरी खांच होती है और ये उथली खांच भी कह देते हैं हम इसको। देखिए, डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन की मात्रा बराबर होती है, क्योंकि एक श्रृंखला के प्यूरिन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडिन से जुड़े रहते हैं। एडेनिन तथा थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तथा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये मैं ऊपर आपको कई बार बता चुकी हूँ। एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो हमेशा बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। डीएनए की दोनों चेन्स के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी, एक ही श्रृंखला के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। हेलिक्स के एक चक्कर में 34 एंगस्ट्रॉम का अंतर पूरा होता है और एक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशाओं में स्थित होती हैं। एक चेन में शुगर के कार्बन 3-5- की दिशा में, जबकि दूसरे चेन में कार्बन 5- से 3- दिशा में स्थित होते हैं। इस प्रकार की चेन को या एंटी पैरेलल चेन कहते हैं। हेलिक्स की पूरी लंबाई में एक संकीर्ण खांच और दूसरी चौड़ी खांच या गहरी खांच होती है। अब ये जो डीएनए है, इसका जैविक महत्व क्या है, कार्य करता है। देखिए, डीएनए के द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका की समस्त जैविक जो जितनी भी बायोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं उनका ये नियमन करता है। डीएनए और आरएनए, डीएनए क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है, और जब इसका संश्लेषण होता है तो ये क्या बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्य करता है। अर्थात डीएनए से आरएनए संश्लेषित होता है और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, अनुलेखन और अनुवादन के प्रोसेस को कंप्लीट करके, है ना। तो बच्चों, ये था हमारा डीएनए का और इसके बारे में हमने वाटसन क्रिक मॉडल। बच्चों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका मेरी क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग।